अंधी हो, मेरा कीमती सूट जला दिया। ऐना की नंद ने एक जनाटेदार थप्पड़ उसे रसीद किया तो वो जिल्लत व बेबसी से आंखें मीच गई। शदीद बुखार और जिस्म दर्द के साथ वो बमुश्किल खड़ी हो पा रही थी। उसकी मोइस खानजादा के साथ अरेंज मैरिज हुई थी। वो बहुत रिजर्व और खड़ूस शख्स वाक़या हुआ था, मगर ऐना के लिए फिर भी एक बेहतरीन साहिबान था। मगर उसकी अचानक मौत ने ऐना की पूरी हस्ती को हिलाकर रख दिया। उसकी बज़ाहिर अच्छी दिखने वाली नंदों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। ऐना प्रेग्नेंट हो गई तो वो उसे निकाल भी नहीं सकती थी। घर छोड़कर वो आलीशान वीरान कोठी जो उसे हक महर में तोहफा मिला था, जिंदगी से तंग ऐना ने वहां तन्हा रहने का फैसला कर लिया। वेलकम होम मिसेस। जो ही मेन गेट खोलकर अंदर दाखिल हुई, सामने लॉन में टांग पर टांग चढ़ाए चाय पीते शख्स को देख उसकी आंखें मारे शौक के ये कमबख्त तो है ही मनहूस। आते ही हमारी खुशियों को निगल गई, मजीद ना जाने हमें कौन कौन से बुरे वक्तों से गुजारेगी। सामने बैठी हुई कोमल बेगम ने अपना सीना पीटते हुए उसे बद्दुआएं दी थी, जो कोने में सब्ज रंग के जोड़े में मलबूस वीरान सी आंखें लिए हुए हर एक मंजर को देख रही थी। हर कोई उसके आसपास उसे अजीब सी नजरों से घूर रहा था, जैसे उसका इस रोए जमीन पर सांस लेना तक जुर्म हो। वो उन सबके सामने रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, अपने हक में गवाही देना चाहती थी, मगर उसकी जुबान पर ताले लग चुके थे। उसकी जुबान कुछ भी मजीद बोलने से इनकारी थी। वो तो अपनी बेजान होती आंखों के साथ सामने अपनी सांस को देख रही थी, जो सफ़ेद कफन में लिपटी हुई लाश पर बैन कर रही थी। लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ी थी। जब आसपास की तमाम आवाज़ें बंद हो चुकी थी, उसे बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, उसके शोहर मोइस खानज़ादा की आवाज़, वो जो कभी उससे किसी काम के सबब ही मुखातिब होता था। ख़ानदान भर में खामोश, खड़ूस और रिज़र्व रहने वाला मोइस खानज़ादा उसके नसीब में लिखा गया था, जिस पर वो रब की शुक्रगुज़ार थी। मगर अचानक से ही अब जो खबर उसे सुनाई दे रही थी, वो चाहती थी कि उन तमाम आवाज़ों को बंद कर दे। हमेशा हमेशा के लिए वो उन आवाज़ों को सुनना नहीं चाहती थी। वो तो बस अपना साहिबान चाहती थी। लड़खड़ाते हुए कदमों से चारपाई को थामा था, जब कोमल बेगम ने उठते हुए उसके वजूद को पीछे की जानिब धकेला था। दूर रहो मेरे बेटे से, तुम हमारे बेटे को खा गई हो, तुम हमारी खुशियों को निगल गई हो, तुम एक डायन हो, डायन। तुम्हें मेरे बेटे के साथ ही मर जाना चाहिए था। तुम अभी तक जिंदा क्यों हो ऐना? चीख चिल्लाकर कहते हुए कोमल बेगम ने उसे बद्दुआएं देते हुए कहा था, जबकि वो साकत नज़रों से सामने कफन में लिपटी हुई लाश को देख रही थी, जिसका चेहरा बुरे तरीके से मसख हो चुका था। एक हादसे में उसे अपने शौहर के गुजरने की इत्तला मिल रही थी, जिस पर वो बेजान होते वजूद के साथ बस सामने हो रहे उस तमाशे को देख रही थी। किसी ने भी उसे अपने शौहर का आखिरी चेहरा तक देखने नहीं दिया था, और वो तड़पते हुए वजूद के साथ बस अपने शौहर को घर से रुखसत होता देख रही थी। 2 दिन, फ़कत 2 दिन खामोशी छाई रही थी। हर तरफ हू का आलम था। मगर तीसरे ही दिन यह खामोशी भी आवाज़ों में बदल गई थी, जब उसकी नंदों ने अपने असल रंग दिखाना शुरू किए थे। तीसरे ही दिन से वो उसके साकत वजूद को घसीटते हुए किचन में फेंक चुकी थी। ऐना, बहुत हो गए तुम्हारे महारानियों वाले आराम, अब खाना बनाओ। हवा खाकर हम गुजारा नहीं कर सकते। कड़कदार आवाज़ में बोले जाने पर वो बेबसी से अपनी आंखें मीच कर खोलते हुए सामने ठहरी हुई अपनी नंद सायरा को देख रही थी, जो तनफ्फुर से उसके ही चेहरे को देखते हुए अपनी निगाह फेर चुकी थी। और तब से उसका बुरा वक्त शुरू हुआ था। भाभी, मेरे कपड़े प्रेस कर दीजिएगा, और हाँ, मेरे कमरे की सफाई ज़रा अच्छे से कीजिएगा। मुझे कमरा कुछ साफ सुथरा नहीं लग रहा था। मोबाइल फ़ोन पर अपनी निगाहें टिकाए हुए कदम कदम बाहर चलकर आते हुए समरा ने उससे कहा था, जो निहायत ही मॉडर्न तर्ज के लिबास में मलबूस, चश्मा सर पर जमाए हुए बाहर आई थी। समरा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या मैं ये काम बाद में कर दूँ? अपने पसीना पसीना होते वजूद को बमुश्किल संभालते हुए उसने लड़खड़ाई हुई आवाज़ में कहा था, जब समरा ने अपने मोबाइल से निगाहें उठाते हुए यूं तनफ्फुर से देखा था जैसे वो कोई हकीर सी चीज़ हो। काम चोरी की भी हद होती है भाभी, आप सारा दिन करती ही क्या हैं? एक तो हमने आपको इस घर में रखा हुआ है, आपको हमारा एहसान मानना चाहिए, नहीं तो भाई के जाने के बाद हमें तो आपको इस घर से निकाल फेंकना चाहिए था। वैसे मैं आपसे पूछ ही क्यों रही हूँ? मुझे तो अभी मम्मा को बताना चाहिए कि आप अब हमारी खिदमतें करके थक गई हैं। अब आपको आपका घर वापस रुखसत कर दिया जाए। ओह, मैं तो भूल चुकी हूँ, आपका तो इस दुनिया में भाई के अलावा और कोई है ही नहीं, लेकिन आपकी भाभी तो आपको अपने घर में बर्दाश्त ही नहीं करेगी। तो अब आप जहाँ भी जाएं, शायद दारुल अमान में, तो हमें इससे क्या परवाह होनी चाहिए? कंधे उचकाकर कहती हुई समरा ने अपने कदम पीछे की जानिब बढ़ाए थे, जबकि वो लड़खड़ाते हुए वजूद के साथ बस अपना हाथ हवा में उठाकर रह गई थी। वो उससे कुछ कहना चाहती थी, मगर तमाम मंजर आंखों के आगे से घूम रहा था। तभी कोमल बेगम तेज तेज कदमों से चलते हुए बाहर आई थी और उसे बाजू से थामते हुए अपनी जानिब खींचा था। तुम क्या चाहती हो? पहले हमारी जिंदगियों में अजाब बनकर नाजिल हुई हो, अब तुम मजीद मुझसे क्या चाहती हो?
کیا موئز کے مرنے کے بعد اینا بالکل تنہا ہو جائے گی؟ کیا کومل بیگم اور ان کی بیٹیاں اینا کو اس گھر سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ آپ کے خیال میں آگے کیا ہونے والا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ پہلے ہماری زندگی میں عذاب بن کر نازل ہوئی ہو، اب تم مزید مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں اس گھر کے 2-3 کام نہیں ہو سکتے؟ اگر نہیں ہو سکتے تو نکلو میرے گھر سے، اسے ہاتھ سے کھینچ کر باہر کی جانب دھکیلتے ہوئے کومل بیگم نے کہا تھا، جس پر وہ اپنے لب بھینچ کر ان کا چہرہ دیکھ گئی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ اس گھر کے تمام کام کرنے کو تیار تھی، وہ بس اپنے شوہر کے گھر پر رہنا چاہتی تھی۔ وہ یہاں اپنے شوہر کی یادوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، بدلے میں وہ بس اتنا چاہتی تھی کہ یہ لوگ اس کی پرواہ کریں، اسے تکلیف ہونے پر اس کے احساسات کو سمجھے۔ ابھی وہ 2 قدم آگے چلی ہی تھی کہ پوری دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے چکراتے ہوئے وہ دھڑ سے زمین بوس ہوئی تھی، جہاں پیچھے موجود اس کی دونوں نندوں نے اپنی آنکھوں کو گھمایا تھا۔ وہیں کومل بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے اسے ہاتھ سے تھاما تھا۔ فکر مندی ان کے چہرے پر ہی جھلک رہی تھی۔ ارے لڑکی اٹھو، یہ سارے ڈرامے میرے سامنے نہیں چلیں گے۔ ہاتھ سے پکڑ کر ابھی اسے ہلایا ہی تھا کہ اس کی بے جان ہوتے وجود کو محسوس کرتے ہوئے پلٹ کر اس نے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا تھا۔ سائرہ، ڈاکٹر کو فون کرو، اینا بے ہوش ہو چکی ہے۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے کومل بیگم نے اسے تھاما تھا اور پیچھے سے اپنی بیٹی کو بھی اشارہ کیا تھا، جس پر آگے بڑھتے ہوئے وہ اسے تھام کر کمرے میں لے گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر آئی تھی تو اس کا معائنہ کرنے پر ان سب کو معلوم ہوا تھا کہ وہ پچھلے 2 مہینوں سے پریگننٹ تھی، جبکہ اب اس کی دونوں نندوں نے بیزاری سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اب اینا کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتی تھی، کم از کم تب تک نہیں جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا تھا۔ بیزاریت سے آنکھیں گھماتے ہوئے ان دونوں نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے، جبکہ کومل بیگم نے اس بے زر سی زرد چہرے والی لڑکی کا چہرہ دیکھا تھا جو اپنا سائبان کھونے کے بعد اب تنہا ہو چکی تھی۔ اندھی ہو، میرا قیمتی سوٹ جلا دیا۔ وہ جو کپڑے پریس کر رہی تھی، اچانک سے چکرا جانے پر ایک طرف بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے سر کو تھاما تھا، جہاں اس کا وجود بخار سے تپتے ہوئے کمزور ہو چکا تھا تو وہیں درد برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ ایک وجود کو اپنے وجود میں لیے ہوئے اسے اس وقت زیادہ سے زیادہ آرام کی ضرورت تھی، مگر افسوس اسے یہ نصیب نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب اس کی نند سمرا نے آگے بڑھتے ہوئے قمیض پر رکھی ہوئی استری کو ہٹایا تھا، جہاں استری جلا کر اس کے سوٹ کا حشر خراب کر چکی تھی۔ تبھی غصے سے تپتے ہوئے وجود کے ساتھ اینا کی نند نے ایک زناٹے دار تھپڑ اسے رسید کیا تو وہ ذلت و بے بسی سے آنکھیں میچ گئی۔ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا ہے۔ درد اور بخار سے آنکھیں جھلملا اٹھی تھی۔ شدید بخار اور جسم درد کے ساتھ وہ بمشکل کھڑی ہو پا رہی تھی۔ سب جانتی ہوں میں، یہ جان بوجھ کر کیا ہے آپ نے تاکہ میں اچھی نہ لگ سکوں۔ آپ کو میری خوشیاں کہاں راس آتی ہیں، آپ مجھے خوش دیکھ ہی نہیں سکتی ہیں، تڑق کر کہتی ہوئی سمرا نے اپنے قیمتی سوٹ کو ہاتھ میں تھاما تھا اور سامنے ٹھہری ہوئی اینا کو گھور کر کہا تھا، جس پر اینا کی آنکھوں سے 2 آنسو گرے تھے اور وہ اپنا سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ اتنی ذلت اور اتنی بے بسی اس نے کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی۔ سمرا، میں ایسا کیوں کروں گی؟ خود کو بمشکل مزید رونے سے باز رکھتے ہوئے اس نے سامنے ٹھہری ہوئی اپنی نند سے کہا تھا، جس پر وہ تنفر سے ہنکارا بھر کر رہ گئی تھی۔ آپ کو ہم نے اس گھر میں رہنے کی جگہ دی ہوئی ہے، آپ کو اسی چیز کے لیے احسان مند ہونا چاہیے، مگر آپ اپنی حرکتوں سے باز آتی ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ کی یہی حرکتیں رہیں تو میں مما سے کہہ کر آپ کو اس گھر سے نکلوا دوں گی۔ اس لیے بہتری آپ کے لیے یہی ہے کہ جو کام کہا جائے اس کو اچھے طریقے سے کریں، نہ کہ دوسروں کی خوشیوں کو آگ لگانے کی کوشش کریں۔ مما ٹھیک کہتی ہیں، دن بدن آپ کے قدم ہمارے لیے سبز ثابت ہو رہے ہیں۔ پہلے ہی بھائی آپ کے چلتے اتنی کم عمر میں چلے گئے ہیں، مزید نہ جانے ہمیں کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ طنز کے گہرے تیر اس کے وجود کے آر پار کرتے ہوئے سمرا نے اس جوڑے کو زمین پر پھینکتے ہوئے اپنے قدم دوسری جانب بڑھائے تھے۔ چہرے کے تاثرات بہت ہی برے طریقے سے بگڑے ہوئے تھے، جبکہ پیچھے ٹھہری ہوئی اینا نے مٹھیاں بھینچ کر اپنے وجود پر ضبط کیا تھا۔ اس کی موئز خانزادہ کے ساتھ ارینج میرج ہوئی تھی۔ وہ بہت ریزرو اور خڑوس شخص واقع ہوا تھا، مگر اینا کے لیے پھر بھی ایک بہترین سائبان تھا۔ مگر اس کی اچانک موت نے اینا کی پوری ہستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی بظاہر اچھی دکھنے والی نندوں نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کیا۔ اینا پریگننٹ ہو گئی تو وہ اسے نکال بھی نہیں سکتی تھی۔ بخار سے درد کرتے ہوئے وجود کو سنبھالتے ہوئے اس نے اپنے سر پر چادر درست کی تھی اور اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ میں ایک ایسے گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں ہر پل بے عزت کیا جاتا ہو، اور میں یہ سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کر رہی ہوں۔ آنکھیں میچ کر سوچتے ہوئے اس نے گھر کی دہلیز کو پار کیا تھا اور بغیر پلٹے آگے چلتی گئی تھی۔ شہر کے بیچوں بیچ موجود وہ اس پرانی مگر عالیشان کوٹھی کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ گھر چھوڑ کر وہ عالیشان ویران کوٹھی جو اسے حق مہر میں تحفہ ملا تھا، زندگی سے تنگ اینا نے وہاں تنہا رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ گہرا سانس بھر کر خود پر ضبط رکھتے ہوئے اس نے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے تھے اور اس بند دروازے کو کھول کر اندر قدم رکھے تھے۔
वेलकम होम मिसेस। जूही मेन गेट खोलकर अंदर दाखिल हुई, सामने लॉन में टांग पर टांग चढ़ाए चाय पीते शख्स को देखा। उसकी आंखें मारे शौक के बड़ी बड़ी हो चुकी थी, कान साई साई कर रहे थे, तो आंखों पर उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। आप जिंदा हैं? फड़फड़ाते हुए उसके लबों से आवाज़ बरामद हुई थी, जिस पर सामने ही सोफे पर बैठे हुए वजूद ने चाय का कप एक जानिब रखते हुए अपने कदम नीचे ज़मीन पर रखे थे और एक झटके से खड़े होते हुए अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाए थे, जो हैरत से फैली हुई आंखों के साथ उसे यूं देख रही थी जैसे सामने भूत देख लिया हो। क्या हुआ मिसेस, मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? दिल फरेब आवाज़ में कहते हुए वो उसके नज़दीक आन खड़ा हुआ था। ऐना उससे कदरे छोटी थी, तभी झुककर उसकी आंखों में देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया था। जब भराई हुई आंखों के साथ ऐना अपने पूरे वजूद के साथ मोइज़ खानज़ादा के सीने से लगी थी। उसके सीने में सर छुपाकर फूट फूट कर रोते हुए ऐसे लग रहा था जैसे तपते हुए सहरा से ठंडी छाँव में आ चुकी हो। वो ऐसा ही था उसके लिए, चाहे वो उसके साथ नरम ना सही मगर वो उसका मजबूत सहारा था। उसे खुद से पेशकदमी करते हुए देखकर मोइज़ खानज़ादा ने नरमी से उसके बुखार से तपते हुए वजूद को अपनी पनाहों में लिया था और उसके गिर्द अपने बाजुओं का हिसार कायम किया था और झुककर उसके तपते हुए माथे को चूमा था। आहिस्ता आहिस्ता से उसकी कमर को थपथपाते हुए वो नामहसूस अंदाज में तसल्ली दे रहा था। जानता था कि जो कुछ उसके साथ गुजर चुका है वो उस वक्त शदीद टूटी बिखरी हुई हालत में होगी। आप आप ठीक हैं? आपको कुछ हुआ नहीं? मेरे खुदा, आपको मालूम है कि मेरा क्या हाल हुआ था वो खबर सुनकर? आप घर क्यों नहीं आए? आपने किसी को बताया कि नहीं आप ठीक हैं? आपको मेरी परवाह नहीं थी? सिसक सिसक कर रोते हुए वो टूटे फूटे जुमले अदा करती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। तभी मजीद उसका निढाल वजूद नरमी से उसे खुद में समेटते हुए उसने उसके माथे पर लब रखे थे। तुम्हारी परवाह थी तभी यहाँ पर मौजूद हूँ। जानता था अनकरीब तुम यहाँ लौट कर ज़रूर आओगी। अब बस करो रोना, तुम अपने साथ साथ मेरी औलाद को भी परेशान कर रही हो। नरमी से बोलते हुए वो आहिस्ता से उसकी कमर को थपथपाते हुए उसका वजूद खुद से हल्का सा दूर कर गया था, मगर उसे अपनी बाहों के हिसार में ही थामे रखा था। जब उसकी आखिरी बात पर ऐना सुर्ख पड़ते हुए वजूद के साथ अपना सर झुका गई थी, जब नरमी से दो उंगलियों से उसका चेहरा थाम कर वो उसका चेहरा ऊपर उठा चुका था। शर्मा क्यों रही हो? मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी देने के बाद भी अभी भी तुम्हारा मुझसे शर्माना बनता है? लब दबाकर बोलते हुए वो एक उंगली उसकी नाक से मस करते हुए उसे वाज़ेह अल्फाज में छेड़ रहा था। जानता जो था कि वो उससे किस कदर शर्माती है। आपको आपको कैसे मालूम हुई ये बात? धड़कते हुए दिल के साथ पूछते हुए उसने सामने ठहरे हुए मोइज़ खानज़ादा की जानिब देखा था। वो हादसे वाली बात से उसका जहन बटाने में अच्छे तरीके से कामयाब हो चुका था। क्या एक बाप अपनी औलाद की आमद की खबर से बेखबर रह सकता है? असूलन तो ये खबर तुम्हें मुझे आकर देनी चाहिए थी, मगर तुम अब आ रही हो। झुककर उसकी सुर्ख नाक को चूमते हुए वो यूं गोया हुआ था कि एक पल के लिए ऐना ने सटपटाकर अपनी निगाहों को झुकाया था। मोइज़ खानज़ादा, और वो भी उससे इतना नरम। क्या औलाद की खुशी में वो भूल चुका था कि वो ख़ानदान का सबसे खड़ूस और सख्त दिल इंसान मशहूर था। मैं आपको कैसे बताती, मुझे मालूम नहीं था। अपने लब कुतर कर बोलते हुए ऐना अपना चेहरा उठाकर उसकी आंखों में देख रही थी, जब मोइज़ खानज़ादा ने नरमी से अपना हाथ बढ़ाते हुए उसके तपते हुए गाल को छुआ था, जहाँ सुर्ख उंगलियों के निशान वाज़ेह थे। तुम पर किसी ने हाथ उठाया? सर्द सी आवाज़ में बोलते हुए उसने ऐना के गाल पर अपनी उंगलियों को टिकाया था, जिस पर वो आहिस्ता से अपनी उंगलियां गाल पर फेरते हुए अपना सर नफ़ी में हिला गई थी। नहीं, किसी ने भी नहीं। गला खंखार कर कहते हुए उसने अपना एक कदम पीछे बढ़ाया ही था, जब मोइज़ खानज़ादा उसका हाथ नरमी से थाम कर उसे अपने बाजुओं के हिसार में भींच चुका था। झुककर उसके नाजुक से वजूद को अपनी बाहों के हिसार में भरते हुए वो उसे लिए अपने कदम कमरे की जानिब बढ़ा गया था। जिस किसी ने भी तुम पर हाथ उठाने की जुर्रत की है वो अपनी इस गलती का खमियाजा ज़रूर भुगतेगा। आहिस्ता से अपने लफ्ज़ों का रस उसके कानों में अंडेलते हुए वो उसे मजबूत हिसार में लिए हुए ही कमरे की जानिब बढ़ गया था, जब ऐना ने इत्मीनान का गहरा सांस भरते हुए अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाया था। उसका साहिबान उसके सर पर मौजूद था। अब वो सुकून की सांस इस दुनिया में ले सकती थी, बगैर कल की फ़िक्र किए हुए। मोइज़ खानज़ादा चाहे जितना सख्त दिल ही सही, मगर उसे अपनी इज़्ज़त की इज़्ज़त करना और उसकी हिफाजत करना अच्छे से आता था। नरमी से बिस्तर पर बिठाते हुए उसने हाथ आगे बढ़ाकर साइड टेबल पर पड़ा हुआ दूध का गिलास उसके सामने किया था, और साथ ही अपने हाथ पर दो गोलियां निकालते हुए उसके सामने पेश की थी, जिस पर ऐना ने खामोशी से एक निगाह उसके चेहरे पर डालते हुए गोलियों को मुंह में डालकर निगलते दूध का गिलास लबों से लगाया था। वो यकटक सामने बैठे हुए मोइज़ खानज़ादा के चेहरे पर निगाहें टिकाए हुए उसे देख रही थी, या शायद खुद को ये यकीन दिलाना चाहती थी कि वो सच में वही है। मुसलसल 2 से 3 महीने अज़ियत बर्दाश्त करने के बाद आज वो उसे अपने सामने ज़िंदा और सही सलामत बैठा हुआ देख रही थी। क्या हुआ बीबी, बहुत याद आ रही थी? जब भी तुम्हारी आंखें मुझसे हट नहीं रही हैं।
क्या सच में मैं इतना प्यारा हूँ या फिर ये तुम्हारी मोहब्बत का कमाल है? उसकी नज़रों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए वो निहायत ही धीमे और दिलफरेब लहजे में गोया हुआ था, जबकि ऐसा बोलते हुए ऐना को वो मुसलसल शौक पर शौक दे रहा था। मोइज़ खानज़ादा इतनी मुस्कुराहट के साथ भला कब बात करता था? वो तो हमेशा रिज़र्व रहने वाला, दो टोक लहजे में बात करने वाला इंसान था। आप पिछले 3 महीने से कहाँ थे? आप वापस क्यों नहीं आए? घर में किसी को मालूम क्यों नहीं है कि आप ज़िंदा हैं? नरमी से हिचकिचाते हुए पूछती हुई वो पलकें उठाकर सामने बैठे हुए उस दराज़ कद इंसान को देख रही थी। उसकी वो सुरमई गहरी आँखें जो हर किसी को मकनातीस की तरह अपनी जानिब खींचने का हुनर रखती थी। मेरी कुछ वजूहात हैं जिसकी बिना पर मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। कोई है जो मेरे पीछे मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है, और मुझसे जुड़े हर एक इंसान को भी, इसीलिए मैं मंज़र से हट चुका था। मगर मज़ीद अपनी बीवी के साथ ये ज़ुल्म होते बर्दाश्त। उसके दोनों हाथों को थाम कर उसकी आंखों में देखकर बोलता हुआ वो आखिरी जुमले पर उसके गाल पर अपनी 2 उंगलियां फेर चुका था, जहां अभी भी सुर्ख उंगलियों के निशान मौजूद थे। हिचकिचाते हुए ऐना ने अपना सर झुकाते हुए चेहरे पर झूल रहे अपने बालों को कान के पीछे उड़सा था और निगाहों को उठाकर सामने बैठे हुए उस वजाहत से भरपूर नौजवान को देखा था। आपको आपको कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है? अपने लब कुतर कर बोलती हुई वो मोइस खानज़ादा की निगाहों से अब घबरा रही थी, जो उसे मायने खेज नज़रों से देख रहा था। ये सब सवाल तुम कल भी पूछ सकती हो। शौहर 3 महीने बाद तुम्हारे पास आया है, क्या आज उससे सारे सवालात के जवाबात लोगी? लब दबाकर बोलता हुआ वो उसे हाथ से थाम कर अपने करीब झटका देते हुए उसकी फैल चुकी बड़ी बड़ी आंखों में देख रहा था, जब ऐना ने सिटपटाते हुए अपने हाथ उसके सीने पर रखे थे। वो पहले भी मोइस खानज़ादा की गुर्बत से घबराती थी, और अब तो वो पूरे 3 महीने बाद उसके सामने था। घबराहट तो लाजमी थी। वो आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए कुछ बना देती। बौखलाहट में वो अभी कोई बहाना तराशने लगी थी जब आगे बढ़कर नरमी से अपने लब ऐना के गाल पर रखते हुए मोइस खानज़ादा ने उसे अपनी बाहों के हिसार में समेटा था। हाथ आगे बढ़ाकर साइड टेबल पर बत्तियां बुझाते हुए वो आगे बढ़कर बिस्तर पर दराज होते हुए उसे अपनी बाहों के हिसार में थाम चुका था। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है और किसी की भी नहीं। मैं तुम्हें थाम कर ये यकीन करना चाहता हूँ कि तुम मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने जा रही हो। उसे आहिस्ता आहिस्ता से खुद में समेटते हुए वो सरगोशियाँ उसके कानों में अंडेलते उसकी घबराहट को कदरे कम करने की कोशिश कर रहा था। मगर मुइज़ खानज़ादा के हिसार में उसकी घबराहट कम तो क्या होनी थी, उल्टा उसकी बौखलाहटें अरूज पर थीं, जिसे आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पनाहों में समेटते हुए काबू कर गया था। डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, आपके ख्याल में आखिर वो कौन है जो मुइज़ को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या दुश्मन उसके अपने घर में मौजूद है, या माजी से कोई पुराना राज दोबारा सामने आने वाला है? और एक छोटी सी गुजारिश, आने वाले कुछ अरसे तक वीडियोस के आगाज़ में नज़र आने वाले चंद सेकंड्स को बर्दाश्त कर लीजिए। यह हमारी ज़रूरत है और आपके ताउन के बगैर यह सफ़र मुमकिन नहीं। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुली थी तो वो काफ़ी देर तक बिस्तर पर लेटे हुए पलकें झपकाकर सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। जो कुछ भी उसके साथ कल हुआ था वो चौंका देने वाला था। कल समरा का उसके साथ बदतमीज़ी से बात करना, उसका घर छोड़ देना और यहाँ आकर अचानक से मोइज़ खानज़ादा का वापस उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाना, सब कुछ कितनी जल्दबाजी में हुआ था कि उसे कुछ भी प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिला था। तभी अब वो पुरसुकून से बिस्तर पर लेटे हुए खुली आंखों के साथ छत को देखते हुए सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक से दरवाज़ा खुला था और मोइज़ खानज़ादा सिर्फ पैंट में मलबूस बगैर शर्ट के ही कमरे में दाखिल हुआ था। उसने अपने हाथ में 2 चीज़ें थाम रखी थी, जिसमें से एक दूध का गिलास था और दूसरा कॉफ़ी का मग। शायद वो कॉफ़ी अपने लिए लेकर आया था और दूध ऐना के लिए। उसे देखकर एक झटके से उठकर बैठते हुए ऐना ने अपनी पुश्त पीछे तकिए से लगाई थी, जब उसकी तरफ चलकर आता हुआ मोइज़ खानज़ादा एक पल के लिए ठिठक कर रुका था। उसकी गहरी बेबाक नज़रें ऐना के चेहरे से होते हुए उसके वजूद तक गई थी, तो बेख्तियार जबड़े सख्त होते महसूस हुए थे, जब ऐना उसकी बेबाक नज़रों का मरकज़ महसूस करते हुए नामहसूस अंदाज में कंबल को खींचकर अपने सीने की तरफ से थाम चुकी थी, क्योंकि वो इस वक्त उस मकरूर और उखड़ मिजाज खानज़ादा की शर्ट में मलबूस बिखरी हुई हालत लिए हुए उसे बुरे तरीके से अपनी जानिब मुतवज्जा कर रही थी। तभी गला खंगार कर उसने यहाँ वहाँ देखते हुए उसकी निगाहों की गरमाइश को ख़त्म करना चाहा था, जो कि हर गुजरते पल के साथ मज़ीद तेज़ी लिए हुए उसे महसूस हो रही थी। तभी मोइज़ खानज़ादा गला खंगार कर आगे बढ़ते हुए दूध का गिलास उसके हाथ में थमा चुका था, जिस पर वो अब की मर्तबा कड़वा सा मुँह बनाकर उसकी जानिब देख गई थी। तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, धीमी आवाज़ में बोलते हुए वो उसे दूध पीने का इशारा कर चुका था, जिस पर उसने एक नज़र मोइज़ के चेहरे को, दूसरी नज़र गिलास को देखा था।
میں بعد میں پی لوں گی، بے بسی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھنا چاہا تھا، جب وہ نرمی سے تھام کر پھر سے اس کے ہاتھ میں پکڑا چکا تھا۔ نہیں، بعد میں نہیں، ابھی میرے سامنے پیو۔ اس وقت تمہیں اچھا کھانے پینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، نہیں تو جیسے تمہارے حالات چل رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک بچے کے بعد ہی مجھے بس کرنا پڑے گا۔ اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے وہ یوں آرام سے گویا ہوا تھا جیسے کوئی روزنامہ پڑھ کر سنا رہا ہو، جبکہ اس کی بات پر اینا کے رخسار تپ کر سرخ ہوئے تھے۔ وہ کیوں تھا اتنا بے باک؟ کیا وہ ہمیشہ سے ایسا تھا یا پھر اب اس کے سامنے ایسا ہو رہا تھا؟ بوکھلاہٹ سے وہ مزید اس کی باتوں سے بچنے کے لیے دودھ کا گلاس لبوں سے لگا گئی تھی، مگر کچھ ہی گھونٹ میں اس کی بس ہوئی تھی۔ تبھی آہستہ سے گلاس کو نامحسوس انداز میں اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھنا چاہا تھا، جب معز خان زادہ نے آنکھیں دکھاتے ہوئے گلاس کو ختم کرنے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ کافی کا مگ اپنے لبوں سے لگا کر گھونٹ گھونٹ اپنے اندر اتارتے ہوئے وہ نہایت بے باکی سے اس کا وجود کا جائزہ لے رہا تھا۔ برہنہ سینے کے ساتھ اینا کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ لمحہ بلمحہ اسے سرخ پڑنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اپنا حلق تر کر کے کہتی ہوئی اینا نے سر جھکا کر اپنی انگلیوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جس انداز میں اس کے سامنے بغیر شرٹ کے بیٹھا تھا اس کی جانب دیکھنا ہی محال ہو رہا تھا۔ میں تمہیں کس طرح دیکھ رہا ہوں؟ اپنی گردن ترچھا کر کے کہتے ہوئے وہ اس کی حالت سے ہز اٹھا رہا تھا جہاں اس کے گال اور گردن تک سرخ پڑتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی، اور اس کی باتوں پر بار بار بوکھلاتے ہوئے حلق تر کرتے ہوئے وہ اسے مزید اپنا دیوانہ کر رہی تھی۔ وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں، جھنجھلا کر کہتے ہوئے اس نے اپنے قدم نیچے بڑھانا چاہا تھا، جبکہ وہ جو اس کے قریبی کرسی پر بیٹھا تھا ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ سوچنا بھی مت بیوی، 3 مہینوں سے تمہارے لیے ترس رہا ہوں، اور اب جب تم مجھے میسر آئی ہو تو تم مجھ سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو، اور وہ بھی مجھے اتنی بڑی خوشخبری دینے کے بعد۔ سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں اپنی نظروں سے اوجھل بھی ہونے دوں گا۔ تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہوگا، میرے پاس، میرے بہت قریب۔ چہرے پر بکھرتے ہوئے اس کے بال انگلی کی پوروں سے کانوں کے پیچھے اڑسا کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ سے اس کے کانوں میں رس انڈیل رہا تھا، جبکہ اینا اس کے حصار میں لرزتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، اس کی گرم تپش بھری سانسوں کو اپنی گردن اور کان پر محسوس کرتے ہوئے اسے اپنا پورا جسم جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، لہجے سے کبھی نہایت ہی سرد مزاج محسوس ہوتا تھا تو صرف اس کے سامنے باتیں ایسی بے باکی سے کرتا تھا کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی، مگر اب اس کی یہ بے باکی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ میں کہیں نہیں بھاگ رہی، میں شاور لینے جا رہی تھی، بوکھلا کر کہتے ہوئے وہ اس کے حصار میں اپنی آنکھیں بڑی بڑی پھیلائے ہوئے گویا ہوئی تھی، جب معز خان زادہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ جھک کر اس کی سانسوں پر اپنا تسلسل قائم کرتے ہوئے وہ اسے تھام کر اپنے بے حد نزدیک کر چکا تھا، جس پر اینا اٹکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس کے برہنہ کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے مضبوطی سے تھام گئی تھی تاکہ خود کو گرنے سے بچا سکے۔ کچھ لمحوں بعد جب اسے رہائی ملی تھی تو گہری ہوتی سانسوں کے ساتھ وہ بے اختیار اپنا سر معز خان زادہ کے کندھے سے ٹکا گئی تھی۔ جلدی سے شاور لے کر آؤ، تب ہم چل کر نیچے ناشتہ کریں گے، تمہارے لیے کھانا پینا بے حد ضروری ہے۔ تم مجھے ہی نہیں سنبھال سکتی، ہماری اولاد کو کیسے سنبھالو گی؟ لب دبا کر بولتے ہوئے وہ واضح طور پر اس کے کمزور وجود پر جملہ اچھال رہا تھا، جس پر اپنا حلق تر کرتے ہوئے وہ اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ معز خان زادہ کی نگاہیں پیچھے سے بھی اس کے وجود کو جھلساتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جس پر اینا کے گال تپ کر سرخ ہوئے تھے۔ معز، آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ آپ ان 3 مہینوں میں کہاں تھے؟ آپ نے اپنی موت کی خبر سن کر بھی ہماری طرف پلٹ کر کیوں نہیں دیکھا؟ آپ نے یہ تک نہیں دیکھا کہ ہم جس حالت میں موجود ہیں؟ اس کے چہرے کو دیکھ کر کہتی ہوئی وہ بھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنی انگلیوں کو چٹکاتے ہوئے اس سے سوال گو ہوتی، جس پر معز اپنے لب بھینچ کر ایک نگاہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے گہرا سانس بھر گیا تھا۔ میں مجبور تھا اینا، نہیں تو میں کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کس نے کی ہے، میں ابھی تمہیں بھی اس بارے میں نہیں بتا سکتا کہ یہ سب کچھ بتا کر میں تمہاری جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا، تمہیں مجھے کچھ وقت دینا ہوگا تاکہ وہ جو کوئی بھی میرے پیچھے ہے وہ تم تک اور ہمارے بچے تک نہیں پہنچ سکے۔ آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کرتے ہوئے وہ اینا کے ماتھے کو چوم کر آہستہ آہستہ اسے ہر ایک چیز بتا رہا تھا، جس پر اینا نے سر ہلاتے ہوئے اس کے جواب پر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا تھا۔ مجھے آپ پر اعتبار ہے، آپ جو بھی کریں گے وہ بہتر ہی ہوگا۔ میں بس چاہتی ہوں کہ اب آپ کہیں نہیں جائیں، اب آپ محفوظ رہیں۔ کیا آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ پہلی مرتبہ اس نے سامنے بیٹھے ہوئے معز خان زادہ سے امید لگا کر کچھ مانگا تھا، اور وہ کچھ چیز نہیں بلکہ خود معز خان زادہ تھا۔ میں محفوظ ہوں، میں بس تمہیں اور ہمارے بچے کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں پرسکون طریقے سے پلٹ کر جس کسی نے بھی میرے خلاف سازش کی ہے اس سے نپٹ سکوں۔
नरमी से अपनी पनाहों के हिसार में मजबूती से भरते हुए वो इस बार कहकर उसके माथे पर अपने लब रखे थे। और ये सिर्फ चंद लम्हों की बात नहीं थी। वो काफ़ी वक्त तक उसके माथे पर लब रखे हुए खामोश सा आंखें बंद किए उसकी खुशबू को अपने इर्द गिर्द फैलता हुआ महसूस कर रहा था। उस लम्हे कौन मोइस खानज़ादा को देखकर कह सकता था कि वो सर्द मिजाज और खड़ूस वाक़या हुआ था। वो तो अपनी बीवी के लिए निहायत ही अलग इंसान था। हाथ में दूध का गिलास थामे वो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कमरे से बाहर निकलकर लाउंज में आई थी। जब कोई मेन गेट को खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ था, उसके भारी कदमों की चाप खामोश हवेली में गूंजी थी तो ऐना ने पलट कर आने वाले को देखा था और उसे देखकर वो अपना सांस तक रोक चुकी थी। बगैर पलके झपकाए सामने आने वाले को देखते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त वो कैसा रद्द-ए-अमल देती। पलटकर अपने कमरे के दरवाजे की जानिब भी देखा था जो फिलहाल बंद था। कैसी हो तुम ऐना? उसके सामने ठहरकर जरा झुककर बोलते हुए सामने वाला मुस्कुराया था तो बेख्तियार ऐना ने एक कदम पीछे लिया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो फरहाद? अपना हलक तर करके बोलते हुए ऐना ने जोर से मुट्ठी में अपना दुपट्टा दबोचा था और घबराई हुई सी एक नज़र सामने ठहरे हुए नौजवान मर्द पर डाली थी। क्या हो गया? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? मैंने सुना कि आप घर छोड़कर यहाँ आ गई हैं तो बस आपकी सेहत के लिए फिक्रमंद होते हुए यहाँ चला आया हूँ। मगर मुझे लगता है कि आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। लबों पर मुस्कुराहट सजाए हुए वो यकटक उसके चेहरे को देखते हुए गोया हुआ था जब बेइख्तियार ऐना ने दुपट्टा खुद पर दुरुस्त करके यहाँ वहाँ देखा था। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। आपको ज़ेब नहीं देता कि आप एक अकेली औरत के घर में होते हुए वहाँ बगैर बताए अंदर दाखिल हों। आसपास के लोग मेरे बारे में कयास करेंगे। अपने लबों को काट कर कहती हुई वो अपने हाथ में थामे गए दूध के गिलास पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुकी थी जबकि उसकी बात को सुनते हुए फरहाद ने हंसते हुए उसे देखा था। अरे, आप तो कुछ ज़्यादा ही मेरे बारे में नेगेटिव हो गई हैं। भाई के जाने से हमारा रिश्ता ख़त्म थोड़ी हो जाएगा। रिश्ते में आप मेरी भाभी हैं, सगीना सही सौतेली ही सही, मगर हम दोनों के दरमियान रिश्ता तो मौजूद है ना। अपने दोनों अब्रू उचकाकर कहते हुए वो दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाल चुका था जबकि ऐना ने अब की मर्तबा अपने लबों को चबाते हुए यहाँ वहाँ देखा था। हाँ, ये हकीकत थी कि वो मोइस खानज़ादा का सौतेला भाई था और वो ये बात जानती थी, मगर न जाने क्यों उससे अजीब सी झिझक महसूस होती थी। उसकी ये बेबाक निगाहें ऐना को सुख का सांस लेने नहीं देती थी। वो जानती थी कि मोइस खानज़ादा इस वक्त हवेली के अंदर ही मौजूद है, मगर ये सामने ठहरा हुआ इंसान उसे हर पल गैर आरामदा महसूस कराता था। अगली बार आप आएँ तो मम्मा को साथ लेकर आइएगा। मुझे उनके आने से खुशी होगी। प्लीज़ अकेले मत आया करें। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि लोग मेरे बारे में गलत राय कायम करें। संजीदा से बोलते हुए उसने अपनी उंगलियों की गिरफ्त गिलास पर मजबूत की थी जब आगे बढ़ते हुए वो आहिस्ता से उसके हाथ से गिलास थाम चुका था। उंगलियां ऐना के हाथ से टकराई थी तो बेख्तियार अपना हाथ पीछे खींचकर उसके चेहरे को घूर गई थी। आपको चोट लग जाएगी क्योंकि जिस तरह आपने ग्लास को मुट्ठी में दबोचा हुआ है अनकरीब वो टूट जाएगा। शाह ने बेनियाजी से कहते हुए उसने ग्लास आगे बढ़कर एक तरफ रखी हुई टेबल पर रखा था और हाथ में थामे गए फ्रूट्स को उसकी जानिब बढ़ाया था। ये मैं आते हुए आपके लिए लेता आया। आपको ज़रूर यहाँ अकेले रहते हुए मुश्किल पेश आ रही होगी। आप फिक्र मत करें। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। मैं आपकी हर तरह से ज़िम्मेदारी उठा लूँगा। आखिरकार आप मेरे भाई की बेवा हैं। मेरा कुछ फ़र्ज़ बनता है आपकी तरफ। ज़िद करने वाली मुस्कुराहट के साथ कहते हुए वो उसके चेहरे पर उड़ते हुए रंगों को देख रहा था जो लफ्ज़ बेवा पर उसके चेहरे पर आए थे। उसका शौहर जिंदा था। वो उन सबको बताना चाहती थी कि उसे बेवा मंसूब करना छोड़ दें। वो ऐसा सोचना नहीं चाहती थी, मगर सामने ठहरे हुए फरहाद की नीयत उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती थी। वो हमेशा से ही उसे अजीब सी नज़रों से देखता था। आपको मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाएं। आइंदा अकेले इस तरफ मत आइएगा। संजीदा दो टोक लहजे में बोलते हुए बगैर उसका जवाब सुने हुए दोबारा अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। कब तक आप मुझसे भागेंगी? अब तो मोइस भी मर चुका है। आखिरकार एक दिन आपको पलटकर मेरी तरफ आना ही होगा। धीमी आवाज़ में कहते हुए वो उसकी पुश्त को देखते हुए गोया हुआ था और जब दरवाजे के पार गायब होते हुए वो दरवाज़ा अपने पीछे बंद कर चुका था तो फरहाद खानज़ादा ने अपने कदमों को बाहर की जानिब बढ़ाया था। हाँ, मगर अब उसके लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में अनकरीब फातिहा होने की चमक थी। मोइस खानज़ादा, मैं एक एक करके तुमसे हर एक चीज़ छीन लूँगा, चाहे फिर वो तुम्हारी ज़िंदगी हो या फिर तुम्हारी जान से प्यारी बीवी। धीमी सी सरगोशी उसने खुद से की थी और अपने कदम उस वीरान कोठी से बाहर की जानिब बढ़ाए थे। आपने सुना? कमरे में दाखिल होकर अपनी उंगलियों को चटखाते हुए वो सामने ठहरे हुए मोइस खानज़ादा को देखते हुए गोया हुई थी जो गहरा सांस भरकर उसकी जानिब आते हुए अपने बाजुओं को उसके गिर्द नरमी से हायल कर चुका था। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं हर एक चीज़ संभाल लूँगा। फरहाद से या फिर किसी से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है।
जब तुम्हारी पुष्ट पनाही मोइस खानज़ादा कर रहा है, नरमी से बोलते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसका सर थपथपाते हुए गोया हुआ था, जिस पर वो कदरे इत्मीनान का गहरा सांस भरते हुए अपना सर उसके सीने से लगाते हुए अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। मुझे फरहाद के बारे में कुछ सही नहीं लगता। मैं जानती हूँ वो आपका भाई है, आपके साथ हमेशा अच्छा रहा है, कभी भी आपको परेशान नहीं किया है, मगर मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। उसकी आंखें, हिचकिचाहट से वो उसे कुछ बताने की कोशिश करने लगी थी, मगर अल्फाज मुकम्मल ही कब हुए थे जब नरमी से ऐना का सर अपने सीने से हटाते हुए वो उसका चेहरा दोनों हाथों में थामे उसके लबों पर अपने लब रखकर उसके तमाम अल्फाज को हलक में दम तोड़ने पर मजबूर कर गया था। तुम्हें किसी भी चीज़ की फिक्र लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ हूँ और जब तक मैं यहाँ हूँ मैं हर एक चीज़ संभाल लूँगा। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर ध्यान दो। ये बताओ कि मेरी आंखें तुम्हें क्या कहती हैं। लब दबाकर बोलते हुए वो उसे उसकी असल मकसद से हटाने में कामयाब होते हुए अपनी बाहों के हिसार में भर गया था। जब बौखलाते हुए ऐना ने उसके सीने पर हाथ रखा था। आप कितने बेशर्म हैं, सुर्ख पड़ते हुए चेहरे के साथ कहते हुए उसके हिसार से निकलने की कोशिश कर गई थी, जो अपना हिसार ऐना के गिर्द मजबूत करता हुआ उसकी तमाम फरार की राहें ख़त्म कर चुका था। ऐसे कैसे? अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मेरी आंखें क्या कहती हैं। अच्छे तरीके से देखो, इनमें तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ दिखाई देगा। लब दबाकर बोलते हुए वो उसके खिसकते हुए वजूद को मजबूती से थाम कर उसे अपने मजबूत हिसार में भर चुका था। जब बौखलाते हुए ऐना उसके हिसार में गहरा सांस भर गई थी, जानती जो थी कि अब इस हिसार से रिहाई मुमकिन नहीं, और उसके हिसार से रिहाई चाहता भी कौन था। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा था, मोइस खानज़ादा ऐना के लिए और भी ज़्यादा जज्बाती और जुनूनियत लिए हुए बनता चला जा रहा था। अपनी बीवी और बच्ची की हिफाजत उसे हर एक चीज़ से पहले चाहिए थी। बिला ज़रूरत वो उसे अकेले छोड़कर कहीं भी जाने के लिए राज़ी नहीं था। आज सुबह ही वो ऐना को बता चुका था कि किसी काम के लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा, और दिन में 100 दफ़ा उसे यकीन दहानी करा चुका था। हर आधे घंटे बाद उसे मैसेज करके लाज़मी बताए कि वो ठीक है, और ऐना उसकी इस जज्बातियत से नहायत ही ज़िज आ चुकी थी। मैं ठीक हूँ मोइस, तुम जा सकते हो, आराम से अपना काम करके आ जाओ। मैं यहाँ हवेली में ही रहूँगी और कहीं नहीं जाऊँगी, और कोई आएगा तो मैं उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। बिलाखिर उसकी बस हुई थी, तभी ज़िज होते हुए वजूद के साथ पलटते हुए वो उसे घूरते हुए गोया हुई थी, जिस पर मोइस खानज़ादा ने अपना गहरा सांस भरकर अपनी आंखों को बंद किया था। ठीक है, मैं समझ चुका हूँ, बेबसी से अपने बालों में हाथ चलाकर कहते हुए उसने अपने कदम दूसरी जानिब बढ़ाए थे। कुछ ही देर बाद तैयार होकर बाहर निकलते हुए वो सामने ठहरी हुई ऐना को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी जानिब आया था, उसके माथे पर लब रखकर अपनी तरफ से मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने कदमों को दूसरी जानिब बढ़ा गया था, जबकि ऐना इत्मीनान का गहरा सांस भरते हुए उसे जाता हुआ देखकर हल्का सा मुस्कुराई थी और अपना सर नफ़ी में हिलाते हुए कमरे की जानिब बढ़ गई थी। कुछ ही देर गुजरी थी जब दरवाजे पर होती हुई दस्तक की आवाज़ सुनते हुए वो बेख्तियार भारी होते वजूद के साथ बाहर आई थी। उसका 5वां महीना चल रहा था। वजूद की थकन लिए हुए वो बाहर आते हुए दरवाज़ा एक झटके में खोल चुकी थी। आज सुबह से जितनी यकीन दहानी मोइस खानज़ादा उसे करा चुका था, उसे भरपूर यकीन था कि अब बाहर भी वही मौजूद होगा। मोइस, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं यहाँ पर ठीक। अभी वो बोल ही रही थी, मगर सामने ठहरे हुए वजूद पर निगाह पड़ते हुए बेख्तियार कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। जहाँ फरहाद खानज़ादा तिरछी गर्दन किए हुए सामने उसे ठहरे हुए देख रहा था, ऐना का चेहरा जर्द पड़ा था। तभी उसने एक कदम पीछे लेते हुए फरहाद को देखा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बौखलाकर कहते हुए वो उसे फैली हुई आंखों के साथ देख रही थी। क्या तुमने अभी मेरे भाई का नाम पुकारा? मोइस का नाम? लगता है तुम्हें उससे कुछ ज़्यादा मोहब्बत है कि उसके मरने के बाद भी तुम उसका नाम पुकार रही हो। या फिर ऐसा तो नहीं है कि मेरा भाई कब्र से उठकर तुम्हारे पास वापस आ गया है? लबों पर जिद करने वाली मुस्कुराहट लिए हुए वो ज़बरदस्ती घर के अंदर दाखिल होता हुआ यूं गोया हुआ था। ऐना की सांस हलक में ही खुश्क हुई थी। तुम यूं ज़बरदस्ती अंदर नहीं आ सकते, बाहर जाओ। मैं जैसे भी तुम्हारे भाई के नाम से पुकारूं, ये मेरी मर्जी है, जाओ यहाँ से। सटपटाकर उसने अपनी बौखलाहट पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की थी, मगर सामने ठहरा हुआ फरहाद खानज़ादा निहायत ही ताक इंसान था। तभी उसकी घबराहट और उसके चेहरे पर झलकते हुए रंगों को देखकर बखूबी अंदाज़ा लगा चुका था। आगे बढ़कर बाजू से थामकर उसे अपनी जानिब खींचा था। बहुत खूब, तो मेरा भाई जिंदा है और तुम ये बात जानती थी। तभी तुम मुझे हर दफ़ा झुठलाती रही। जब भी मैंने तुम्हें अपनी तरफ कदम बढ़ाने चाहे, तुमने हमेशा अपने कदम पीछे खींच लिए। इसका मतलब है कि मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। शक तो मुझे पहले से था कि मोइस खानज़ादा जैसी टेढ़ी हड्डी इतनी आसानी से मेरे रास्ते से साफ नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, मेरे पास तुम हो ना। जब तक तुम मेरे पास हो, वो मेरे एक इशारे पर ही मेरे पास चला आएगा। आखिर को अपनी बीवी और बच्चा किसी को प्यारा नहीं होगा। गुर्राहट से बोलते हुए आखिर तक आते आते उसका लहजा नहायत दिलचस्प हो चुका था। तभी उसने एक निगाह ऐना और दूसरी उसके वजूद के उभरे हुए हिस्से पर डाली थी।
जिस पर बे इख्तियार ऐना ने अपने गिरद दुपट्टे को मजबूती से थामा था। मेरी जानिब आंख उठाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मोइस तुम्हारी आंखें निकाल लेगा। फरहाद, मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ। खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करते हुए वो नामहसूस अंदाज में अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में हलकान हो रही थी, जिस पर फरहाद खानज़ादा का कहकहा फ़ज़ा में गूंजा था। तुम्हें सच में ये लगता है कि मुझ पर तुम्हारी इन धमकियों का कोई भी असर होगा? मैं चाहता यही हूँ कि मोइस खानज़ादा की सांसें उसके सीने में तंग कर दूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगे और उसकी ज़िंदगी तुम हो। लबों पर मुस्कुराहट से जाकर गर्दन तिरछी करके बोलता हुआ वो उसके वजूद को साकत कर चुका था। इससे पहले कि ऐना मजीद कोई एहतजाज करती, एक झटके से उसकी गर्दन पर ज़रब लगाते हुए वो उसके बेहोश वजूद को थामता हुआ अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ा गया था। ऐना, ऐना थकन से चूर वजूद लिए हुए जैसे ही शाम के वक्त घर दाखिल हुआ था, मगर पूरी हवेली में हू का आलम था। कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, ना ही ऐना के हलचल करने की आवाज़। घबराहट उसके पूरे वजूद पर तारी हुई थी, तो वो तेज़ कदमों से चलते हुए कमरे में दाखिल हुआ था, जहाँ किसी को भी मौजूद ना पाकर बेइख्तियार तशवीश से उसने आसपास देखा था। मगर इससे पहले कि वो मजीद पूरी हवेली को खंगालने की कोशिश करता, उसका पॉकेट में रखा हुआ फ़ोन बज उठा था। तभी एक झटके से मोबाइल को कान से लगाते हुए उसने आसपास घबराई हुई नज़रों से ऐना को तलाश करना चाहा। क्या हुआ? ऐना को तलाश कर रहे हो? फ़ोन के स्पीकर से गूंजने वाली आवाज़ पर उसके कदम अपनी जगह पर मुंजमद हुए थे। तभी अपने फ़ोन पर गिरफ्त मजबूत करते हुए वो अपने हवासों पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। मेरी बीवी कहाँ है फरहाद? सर्द सी नज़रों से हर एक चीज़ को घूरते हुए उसका बस नहीं चल रहा था कि फरहाद उसके सामने मौजूद हो तो वो उसकी गर्दन मरोड़ दे। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? पहले अपने भाई से मिलो कि नहीं? आखिर को पूरे 5 महीने बाद तुम मुझसे मिलने वाले हो। क्या तुम्हें मुझसे मिलने की खुशी नहीं है? इतना वक्त तक खुद को छुपा कर रखने की क्या ज़रूरत थी? अब जब हमारी प्यारी भाभी मेरे पास आ ही गई हैं तो तुम भी आ जाओ। हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। एड्रेस तुम्हें मैं सेंड कर रहा हूँ। लबों पर जिज करने वाली मुस्कुराहट लिए हुए वो लहजे में चाशनी भरते हुए गोया हुआ था और आखिर तक आते आते सर्द से अंदाज में बोलते हुए मोबाइल कॉल काट चुका था, जिस पर सामने मौजूद मोइस खानज़ादा ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उसके लफ्ज़ों पर जब्त किया था कि यहाँ सवाल ऐना का था और उससे जुड़ी हुई एक और नन्ही सी जान का भी। मोबाइल पॉकेट में रखते हुए उसने तेज़ तेज़ कदमों से बाहर की जानिब अपने कदम बढ़ाए थे। फरहाद उस पुरानी और बंद फैक्ट्री में दाखिल होते हुए वो तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए खिड़की की जानिब आया था, जहाँ फरहाद दूसरी तरफ मुंह किए हुए खड़ा था। एक झटके से आगे बढ़कर कंधे से दबोचते हुए उसने एक पंच उसके मुंह पर दे मारा था। मेरी बीवी कहाँ है? उसे गिरबान से झंझोड़ कर कहते हुए आंखों में सुर्ख तैश लिए हुए वो यूं गोया हुआ था कि फरहाद ने एक पल के लिए बस उसके चेहरे को देखा था और फिर हंसी उसके लबों से बरामद हुई थी। अपने लबों से निकलता हुआ खून साफ करते हुए वो सामने मौजूद मोइस खानज़ादा के गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देख रहा था। डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, अब हम बढ़ रहे हैं नावल के इख्तिताम की जानिब। कैसी लग रही है आपको ऐना और मोइस खानज़ादा की कहानी? क्या फरहाद ऐना को कोई नुकसान पहुंचा पाएगा या मोइस ऐना को बचा लेगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या हो गया है भाई? एक लड़की के लिए आप मुझे मारेंगे? मैं आपका भाई हूँ, सगा ना सही सौतेला तो भाई हूँ ना। मुस्कुराते हुए तासुरात लिए हुए वो यूं गोया हुआ था कि बेइख्तियार मोइस ने अपने लब भींचते हुए फरहाद को मजीद मारने से खुद को बाज रखा था। मैंने कहा ऐना कहाँ है? एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोलते हुए वो उसके चेहरे पर सख्ती से निगाहें जमाए हुए गोया हुआ था। जब फरहाद ने अपना चेहरा ऊपर की जानिब उठाया था, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। हो सकता है कि वो मर गई हो या फिर हो सकता है कि वो मरने के करीब हो। वो ज़िंदा भी हो सकती है, अब मैं इस बारे में आपको कैसे बता सकता हूँ? मासूमियत से अपने कंधे उचकाते हुए वो यूं गोया हुआ था कि मोइस खानज़ादा का वजूद अपनी जगह पर साकत हुआ था। उसके हाथ जहाँ के थे वहीं के होकर रह गए थे, आंखों की पुतलियां भी साकत हुई थी। यह ख्याल उसके कदमों से आहिस्ता आहिस्ता उसकी जान खींच रहा था। क्यों? अब महसूस हो रहा है कि जान निकलना कहते किसे हैं। उसके चेहरे के करीब झुककर कहते हुए एक और हंसी फरहाद के लबों से बरामद हुई थी, जिस पर मोइस खानज़ादा ने बेइख्तियार खुद को मजबूत करते हुए उसके गिरेबान को एक झटके से छोड़ा था और अपने कदम 2 कदम पीछे लिए थे। मेरी बीवी कहाँ है फरहाद? अब की मर्तबा उसके लहजे में शिकस्त थी। वो घबरा रहा था उन 2 ज़िंदगियों के लिए जो उसके नाम से जुड़ी हुई थी। आपको मैंने इतना बेबस कभी नहीं देखा भाई, एक कहकहा था जो फ़ज़ा में गूंजा था। तभी फरहाद एक झटके से अपने कॉलर दुरुस्त करते हुए उठकर खड़ा हुआ था। मैं देखना चाहता था, मैं आपको बेबस होते हुए देखना चाहता था। वो आप थे जिसकी वजह से बाबा ने हमें छोड़ दिया। बाबा ने मेरी माँ से निकाह किया था, उनसे शादी की थी।
मगर सिर्फ आपकी वजह से उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया। उस हर एक चीज़ का बदला लेना चाहता हूँ। मैं आपको बर्बाद कर देना चाहता हूँ, चीखता चिल्लाते हुए कहते हुए फरहाद ने एक झटके से मोइस खानज़ादा को पीछे की जानिब धकेला था। जब लड़खड़ाते हुए मोइस चंद कदम पीछे हुआ था, सुर्ख आंखें लिए हुए सामने ठहरे हुए अपने उस सतीले भाई फरहाद की जानिब देखा था। वो उसे समझाता भी तो कैसे? हाँ, ये हकीकत थी, मोइस और फरहाद खानज़ादा के बाप बहरोज़ खानज़ादा ने 2 औरतों से निकाह किया था, जिसमें पहली बीवी ज़हरा बेगम मोइस खानज़ादा की माँ थी, जबकि दूसरी बीवी कोमल बेगम थी। घर की सियासत के चलते हुए और बड़ों की नामंजूरी पाते बहरोज़ खानज़ादा ने अपनी दूसरी बीवी को बगैर तलाक दिए ही छोड़ दिया था। ये सब कुछ मैंने नहीं किया था, ये सब कुछ मैं नहीं चाहता था। इस सब में मेरी बीवी और मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं है फरहाद। उन्हें जाने दो, तुम जो चाहते हो मुझसे ले लो, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मगर ऐना और मेरे बच्चे को जाने दो। अपने सुर्ख आंखों को रगड़ते हुए वो सामने ठहरे हुए अपने सौतेले भाई को देखते हुए उससे गोया हुआ था, जबकि फरहाद के लबों से एक ऊंचा कहकहा बरामद हुआ था। आपकी बीवी, आपका बच्चा। बहरोज़ खानज़ादा ने सिर्फ एक आप के लिए हम 4 लोगों को छोड़ दिया था, हमसे हर ताल्लुक ख़त्म कर दिया था। उनके लिए अपनी 3 औलादों के साथ बीवी को दरबदर करना ज़्यादा आसान था बनिस्बत सिर्फ आपको छोड़ना। ऊंची आवाज़ में चीख कर कहते हुए फरहाद खानज़ादा ने आगे बढ़कर मुइज़ को पीछे की जानिब धकेला था, जिस पर वो बगैर किसी मुज़ाहमत किए हुए चंद कदम दूर होते उसे देख रहा था। मैं फिर भी यही कहूँगा, इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था, मगर मैं फिर भी यहाँ मौजूद हूँ। मेरी बीवी को जाने दो, तुम्हें जो भी इंतकाम लेना है तुम मुझसे ले लो। हलक तर करके कहते हुए उसने सामने ठहरे हुए फरहाद खानज़ादा से फिर से कहा था, जिस पर वो अपना सर ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में हिला गया था। नहीं नहीं, मैं आपको बर्बाद देखना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ के हर एक आंसू का बदला आपसे लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वैसे ही बर्बाद हो जाओ जैसे मेरी माँ हो गई थी, जैसे बहरोज़ खानज़ादा के पीछे हम तीनों बर्बाद हो गए थे। मोइज़ का गिरेबान थाम कर कहते हुए वो झंझोड़ते हुए यूं ऊंची आवाज़ में गोया हुआ था कि बेख्तियार मोइज़ खानज़ादा ने गहरा सांस भरा था। अगर वो बताना चाहता तो उस वक्त उन्हें बता देता कि जब वो चारे फाका कुशी की नौबत पर आ गए थे और उनका बाप मोइज़ की माँ समेत एक हादसे में चल बसा था, तो मोइज़ ही था जो उन्हें वापस अपने घर लेकर आया था। उन्हें एक छत दी थी, उन्हें एक पनाह दी थी, उनके लिए अपने बाप की छोड़ी हुई जायदाद में से हिस्सा दिया था। उन तीनों पर पैसा पानी की तरह बहाया था, मगर अभी इस सब का वक्त नहीं था। अभी फ़िलहाल कुछ अहमियत रखता था तो वो ऐना की जान थी। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो बताओ? तुम्हें जो चाहिए मैं करने को तैयार हूँ, बस ऐना को जाने दो। उसका इस सब में कोई कसूर नहीं है। वो और मेरा बच्चा दोनों बेगुनाह हैं। तुम किसी बेगुनाह का खून अपने सर पर नहीं लेना चाहोगे। अपना सर नफ़े में हिलाकर कहते हुए मोइज़ खानज़ादा ने उसे बाजू से दबोचा था, जिस पर एक झटके से वो अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद करा गया था। आप जो भी कहें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी ज़िंदगी तबाह करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आपको कोई खुशी नसीब ना हो। एक अच्छी बीवी और औलाद की खुशी भी आपको क्यों मिले? उसकी आंखों में देखकर कहते हुए वो एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए यूं गोया हुआ था कि मोइज़ खानज़ादा अपने बालों में हाथ चलाकर गहरा सांस भरकर रह गया था। तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे अपना भाई मानो या ना मानो, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। मैं तुम्हें बस एक मौका देना चाहता हूँ, ऐना को जाने दो। तुम्हें मुझसे जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बस ऐना को जाने दो। उसका इस सब में कोई कसूर नहीं है, वो दोनों बेगुनाह हैं। बेबसी से कहते हुए मोइज़ खानज़ादा ने फरहाद की जानिब देखा था, जो जुनूनियत की इंतहा पर पहुँचते हुए अपना सर नफ़े में हिला रहा था। अपनी जेब में हाथ डालते हुए उसने जब हाथ बाहर निकाला तो खानज़ादा ने एक पल के लिए बगैर पलके झपकाए हुए उसे देखा था। उसके हाथ में एक छोटी सी गन थी। ठीक है, उनकी बेगुनाही तो हम बाद में देख लेंगे, मगर सबसे पहले तो तुम अपने गुनाह का हिसाब दोगे। तुम्हारी वजह से हमें जो दर-बदर की ठोकरें खानी पड़ी, मेरी माँ ने जो आंसू बहाए हैं, उसका बदला तुम्हें अपनी जान से चुकाना होगा। सरफिरे लहजे में कहते हुए वो गन उसके पेट पर रखते हुए गोया हुआ था, जबकि मोइज़ खानज़ादा इत्मीनान से फरहाद को देख रहा था। क्या तुम सच में यही चाहते हो? अगर मैं मर जाऊँ तो क्या तुम ऐना को जाने दोगे? क्या उससे तुम्हारे अंदर जली हुई इंतकाम की आग ठंडी हो जाएगी? अपनी आंखों को उसके चेहरे पर जमाए हुए वो उससे पूछता हुआ पल भर के लिए उसे साकत कर गया था। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ, मगर मैं ऐना को आज़ाद नहीं करूँगा। मैं उससे शादी करूँगा। मुझे हर वो चीज़ चाहिए जो तुम्हारे पास है। अपने दाँत पीसकर बोलते हुए वो गन के ट्रिगर पर अपनी उँगली को मज़बूती से जमाए हुए उसकी आँखों में आँखें डालकर गोया हुआ था। जब मोइज़ खानज़ादा ने अपने लब भींचे थे, तुम मुझे कत्ल करना चाहते तो कर देते, मगर तुम्हें मेरी बीवी के बारे में ये नहीं कहना चाहिए था। मैं अपने बाप के किए की सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार था, लेकिन तुम्हें ऐना को बीच में घसीट कर नहीं लाना चाहिए था। संजीदा और सर्द लहजे में बोलते हुए वो एक पल के लिए फरहाद खानज़ादा को ठटकने का बायस बना था। जब अचानक से पीछे बंद फैक्ट्री के इतराफ से पुलिस दाखिल हुई थी और चारों तरफ से फरहाद और मोइज़ खानज़ादा को घेरा था। फरहाद खानज़ादा, आपको अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर की गूंजने वाली आवाज़ पर साकत हो चुके फरहाद के हाथ अमल में आए थे और इससे पहले कि कोई उस तक पहुंचता, उसकी उंगली ने ट्रिगर को दबाया था और एक गोली चलते हुए मोइज़ खानज़ादा का पहलू चीर गई थी।
ایک چیخ تھی جو اس ویران سی فیکٹری میں گونجی تھی۔ دھندلاتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ موئز نے کسی نازک سے وجود کو اپنی جانب بھاگتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر اس کا وجود اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ دھندلاتے ہوئے سر کے ساتھ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی تو خود کو ایک ٹھنڈے کمرے میں پایا تھا۔ خود کو ہلانے کی کوشش میں اسے اپنا پورا وجود جکڑے ہوئے محسوس ہوا تھا۔ جبھی پلکیں جھپکا کر آس پاس دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس وقت ٹھنڈے ہسپتال کے کمرے میں رکھے گئے ایک بستر پر موجود تھا۔ گہرا سانس بھر کر ہاتھ کو ہلانے کی کوشش کی تھی تو وہاں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ وہاں موجود تھی۔ اینا اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے اس کا دوسرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ جب اس کے وجود میں ہوتی ہلچل کو محسوس کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ بے چینی سے ہاتھ آگے بڑھا کر موئز کے چہرے کو چھوا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں ہے؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ بولتے ہوئے اسے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت کتنی پریشان تھی۔ آہستہ سے بیوی، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا۔ بھلا تو میں نے اپنے بچوں کو دیکھا بھی نہیں اور تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا؟ تکلیف زدہ سی آواز میں کہتے ہوئے وہ اپنے چہرے پر تکلیف کے تمام تاثرات کو چھپاتے ہوئے گویا ہوا تھا، مگر اس کے لہجے کی لرزاہٹ میں اس کی تکلیف واضح تھی۔ اب کیوں ہے اتنے خراب؟ آپ کیوں اپنا خیال نہیں رکھتے؟ آپ کو وہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مجھے کچھ بھی نہیں کرتا، آپ پولیس کو وہاں پر بھیج دیتے۔ آپ کو میرے لیے وہاں پر گولی کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آنسو بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہتے ہوئے وہ ایک پنچ اس کے کندھے پر رسید کرتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ جب درد سے کراہتے ہوئے موئز نے اپنا پہلو تھاما تھا۔ بے حس بیوی، میں اس وقت ہسپتال کے بستر پر لیٹا ہوں، تمہیں میری تیمارداری کرنی چاہیے نہ کہ مجھے مارنا چاہیے۔ منہ بسور کر کہتے ہوئے وہ یوں گویا ہوا تھا کہ اینا نے فکر مندی سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ کیا میں تمہیں پین کلر لا کر دوں یا پھر ڈاکٹر کو بلاؤں؟ بے چینی سے بولتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس تم مجھے ایک کس دے دو، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بے باکی سے ایک آنکھ دبا کر بولتے ہوئے وہ اسے سرخ پڑنے پر مجبور کر گیا تھا۔ تبھی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے وہ اس کے حصار سے باہر نکلنے کی کوشش کر گئی تھی، جب نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر کھینچتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھا چکا تھا۔ یہیں رہو میرے پاس ہمیشہ، دھیمی آواز میں بولتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا تھا تو اینا بھی اس کے ساتھ مسکرائی تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔